गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो जैसे कि हमने अपनी एनसीईआरटी एक्सपर्ट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, और आप जो है इस तरीके से चुटकियों में अपने क्वेश्चंस जो है कवर कर सकते हैं विद कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी एक्सपर्ट सीरीज़ की पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। इंग्लिश में मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का ये होता है कि इंग्लिश में जो हमने पढ़ रखा है तो इंग्लिश में होना चाहिए, तो आप इंग्लिश में इसे पॉज करके रीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है जो ग्राम पंचायत है उसका कौन सा जो फंक्शन है वो नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है स्थानीय बाजारों की स्थापना और रख रखाव। दूसरा ऑप्शन है परिवहन सुविधाएं। तीसरा ऑप्शन है संक्रामक रोगों की रोकथाम। और चौथा ऑप्शन है गाँव की गलियों की रोशनी। फटाफट आप सभी को एक काम करना, वीडियो को पॉज करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलना है। और आपको पता होगा साथ साथ में हम जो है कॉन्सेप्ट की वीडियोस भी बनाते हैं टॉपिक वाइज, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। DSSB के लिए पूरी तैयारी करवाई गई है। मोस्टली जो टॉपिक से कवर हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, प्लेलिस्ट का जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा इसका। तो ग्राम पंचायत के कौन कौन से काम नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहली बात, जब हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राम पंचायत है वो हमारे जो संविधान है उसमें कब ऐड किया गया उसे। तो आपको ध्यान रखना है जो 73वां हमारा जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है ये कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 1992 में जो है ये संशोधन हुआ था। इसमें जो है ग्राम पंचायत जो है उसे जो है इस संविधान संशोधन के तहत जो है ग्राम पंचायत को जो संविधान है उसमें जोड़ा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कौन सा जो ये हमारा संविधान संशोधन है उसके तहत ग्राम पंचायत को ऐड किया गया है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा काम नहीं है ये हमसे पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है स्थानीय बाजारों की स्थापना और रख रखाव। तो स्थानीय जो बाजार है उनकी स्थापना करना और उनका रख रखाव करना तो ग्राम पंचायत का काम है क्योंकि ये गांव के अंडर आता है। तो ये हमारा होगा सही है। ये ऑप्शन पर हमसे गलत पूछा गया है। अगला देखो परिवहन सुविधाएं, इसे चेक करते हैं। थर्ड देखो ऑप्शन है संक्रामक रोगों की रोकथाम। अगर कोई भी संक्रामक जो रोग वगैरह हो जाते हैं तो उनकी रोकथाम करना भी जो है आपके ग्राम पंचायत का ही काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ये ऑप्शन है हमारा गांव की गलियों की रोशनी। तो गांव की जो गलियां हैं उसकी रोशनी की जो मतलब पूरी तरीके से जो रोशनी है, जो लाइट्स वगैरह वो लगी रहें, उसकी जो जिम्मेदारी किसकी होती है, ये ग्राम पंचायत का कार्य है। तो आपको ध्यान रखना ये सारे ग्राम पंचायत के कार्य। कौन सा नहीं है, हमारा परिवहन सुविधाएँ जो है ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है इसका। तो यहाँ पर हमारा बी वाला जो ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है 1857 के विद्रोह की विफलता के क्या कारण थे। तो 1857 का जो हमारा विद्रोह हुआ था, सॉरी यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के लिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर गलत जो पेस्ट है ये हो गया है। यहाँ पर आप यहीं से देख लीजिए कि 1857 का जो हमारा रेवोल्यूशन हुआ था उसकी विफलता के, यानी कि वो क्यों जो है वो सफल नहीं हो पाया, उसके पीछे क्या रीज़न है ये हमसे यहाँ पर पूछे गए हैं, क्या कारण है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है समन्वय और केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अंग्रेजों की तुलना में संसाधनों की कमी। तीसरा ऑप्शन हमें कह रहा है एक सुसंगत विचारधारा और एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का अभाव। और चौथा ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी। और अगर अभी तक आप सभी ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड शेयर एक छोटी सी कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए 1857 का जो हमारा विद्रोह हुआ था उसको लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग करवाई हुई है, जिसमें मैंने जिसने जहाँ से नेतृत्व किया था उन सब के बारे में मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है। आप जाकर देख सकते हैं। थोड़ी सी ट्रिक्स भी वहाँ पे मैंने अपनी जो शेयर किया, आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह है उसकी विफलता के कारण या फिर वो क्यों जो है सफल नहीं हो पाया था, उसके जो कुछ रीज़न है वो ये एक मेन जो रीज़न ये रहा है कि
जो समन्वय जो आपस में यानी कि तय हुआ था कि हम जो है इस डेट को क्या करेंगे, 1857 का जो विद्रोह है मतलब विद्रोह शुरू करेंगे, पर एकदम से कहीं पर क्या हो गया था, कहीं पर बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था, कहीं पर लेट स्टार्ट हुआ था, तो ये समन्वय नहीं रह पाया था। तो एक जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका भी अभाव देखने को मिलता है हमें, यानी कि कोई एक जो है केंद्र में रहकर पूरा नेतृत्व करता है, उसका अभाव हमें देखने को मिलता है। तो ये रीज़न तो है इसका। ठीक है, अगला चेक करते हैं, अंग्रेजों की तुलना में संसाधनों की कमी। हमारे जो देश के जो भी लोग हैं, देशवासी हैं, उनके पास उस समय जो है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा होता कि हम विद्रोह करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा कुछ प्लान नहीं होता है और ये एकदम से विद्रोह होता है इसी वजह से। और उस टाइम पर हमारा एक और रीज़न ये रहा है कि जो हमारे खुद के देश के जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ों की चापलूसी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो चाहते थे कि वो क्या है, ऊंचे पद पर अंग्रेज उन्हें नौकरी पर रखे, ठीक है, और उन्हें कुछ ना कुछ दें उपहार के तौर पर। तो हमारे देश के लोग ही हमें धोखा दे रहे थे, इस वजह से भी ये क्या विफल रहा है। मैंने एक और रीज़न आपको बता दिया। साथ ही साथ अंग्रेज़ों की तुलना में अगर हम देखें तो हमारे पास संसाधन भी कम थे, हमारी सेना भी कम थी, हमारे संसाधन भी कम थे, लोग आपस में मेलजोल नहीं था उस टाइम पर। तो ये भी कुछ इसके रीज़न है। ठीक है, तो ये वाला भी। अगला देखो, एक सुसंगत विचारधारा और एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का अभाव। बिल्कुल ठीक है, एक सुसंगत जो विचारधारा रहती है, यानी एक विचारधारा जिसके तहत हम इस विद्रोह को हम क्या कर रहे हैं, ये विद्रोह छेड़ रही हैं, वो इस प्रकार की कोई विचारधारा वगैरह और एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी नहीं था। यानी कि कई बार क्या होता है कि जो थ्योरी देते हैं, जो थ्योरी देते हैं उसको लेकर भी जो प्रभावित होते हैं, जैसे रूसो की हो गई, ठीक है, इन सब के बारे में, क्योंकि उस टाइम पर भारत की जो जनता है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी और एक कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहा था 1857 का विद्रोह, ये भी एक रीज़न है इसका। तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपके करेक्ट है और इस वजह से आपका ऑल द अबव इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा वल्लभ भाई पटेल और चौथा है राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो देखिए, यंग इंडिया जो पत्रिका है वो आपकी किससे संबंधित है? वो महात्मा गांधी से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, महात्मा गांधी की जो ये यंग इंडिया जो पत्रिका है, आपको ध्यान रखना है कौन सी लैंग्वेज में थी। सबसे पहली बात, ये इंग्लिश में थी, यानी कि अंग्रेजी जो लैंग्वेज है, हमारी अंग्रेजी भाषा है, उसमें थी। और ये किस प्रकार की पत्रिका थी? ये साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी कि वीकली जो पत्रिकाएं आती है वो ये पत्रिका थी। और इन्होंने कब स्टार्ट किया था इसे? यंग इंडिया जो पत्रिका है वो 1919 से लेके जो 1931 तक जो करमचंद गांधी हैं हमारे, उनके द्वारा प्रकाशित की गई थी, आपको ध्यान रखना है। गांधी ने इस पत्रिका में कई जो उद्धरण हैं वो लिखे हैं, जिन्होंने कई लोगों को प्रेरित भी किया है, यानी कुछ उद्धरण देकर जो है लोगों को प्रेरित करने का काम जो है इसके द्वारा जो है गांधी ने किया है। आपको ध्यान रखना है, जो यंग इंडिया जो है 1919 से लेकर 1931 तक रही है और ये जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई साप्ताहिक पत्रिका है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विश्व में कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है? अब यहाँ पर जब प्रमुख उत्पादक की बात, यानी कि प्रमुख शब्द जोड़ दिया गया है, तो केवल उत्पादक से काम नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए प्रमुख उत्पादक का मतलब है कि जो फर्स्ट नंबर पर जो भी उत्पादक देश है कॉफ़ी को लेकर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है हमें ब्राज़ील, दूसरा है इंडिया, तीसरा है यहाँ पर रशिया और चौथा कोलंबिया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आई होप अभी तक आपने इसका करेक्ट आंसर बता दिया होगा। तो देखिए, इसका सही आंसर हमारा ब्राज़ील होगा, आपको ध्यान रखना है। तो ब्राज़ील जो है फर्स्ट नंबर पर कॉफ़ी उत्पादक जो रहा है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसको लेकर जो है आपको 2-4 बातें और ध्यान रखनी है। दूसरे नंबर, पहले नंबर पर हमने ब्राज़ील बता दिया है, तो दूसरे नंबर पर जो कॉफ़ी उत्पादक जो देश है वो कौन है? वियतनाम दूसरे नंबर पर है, ध्यान रखिए। दूसरा नंबर स्पेशली पूछ लिया जाए तो आपको वो टिक करना है वियतनाम। वैसे पहले नंबर पर या प्रमुख जो उत्पादक है वो कौन है? ब्राज़ील है। अगर देखिए तीसरे नंबर पर कॉफ़ी उत्पादक देश वो कोलंबिया देश है हमारा। ठीक है, अब देखिए जो कोलंबिया अरेबिक जो बीन्स है उसको लेकर भी जो है दूसरे नंबर पर उत्पादक देश है। तो कोलंबिया तीसरे नंबर पर कॉफ़ी उत्पादक देश है और अरेबिक बीन्स जो है उसका उत्पादन करने में ये दूसरे नंबर पर, सॉरी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं? पहला ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, शनि, दूसरा ऑप्शन है बुध, शुक्र, बृहस्पति, तीसरा ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, चौथा ऑप्शन है शनि, मंगल, यूरेनस। यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट
कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनर प्लैनेट, यानी कि इनर प्लैनेट की कैटेगरी में कौन से प्लैनेट आते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो देखिए पृथ्वी, मंगल, शनि। शनि जो है, शनि हमारा इनर प्लैनेट नहीं है, आपको ध्यान रखना है, आंतरिक ग्रह नहीं है। आंतरिक ग्रह आपको ध्यान रखने हैं वो ग्रह होते हैं जो चट्टानों से बने होते हैं, और ये ग्रह सूर्य के नज़दीक होते हैं, यानी कि सूर्य के बाद जो 4 ग्रह आते हैं वो आपके आंतरिक ग्रह होते हैं, और उसके बाद जो है आपके जो 4 ग्रह बाद में आते हैं, यानी कि दूरी से अगर देखें तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये जो 4 ग्रह आप लगातार देख रहे हैं, 4 ग्रह आपके कौन से हैं, ये 4 ग्रह हैं आपके आंतरिक ग्रह, और ये बाहरी ग्रह होते हैं। ठीक है, अब देखिए शनि जो हमारा बाहरी ग्रह है। अब बुध, शुक्र, बृहस्पति यानी कि मरकरी, वीनस, जुपिटर। तो देखिए बुध, शुक्र यानी कि मरकरी और वीनस जो है हमारे आंतरिक ग्रह, पर जुपिटर हमारा आंतरिक ग्रह नहीं, आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा जो है हमारा ग्रह वो कौन सा है, जुपिटर है। साइज वाइज अगर देखें तो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी यानी कि मरकरी, वीनस और अर्थ। हाँ, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा क्योंकि ये जो है तीनों के तीनों ग्रह हमारे आंतरिक ग्रह के अंदर आते हैं। अगले ऑप्शन में देखो शनि जो है, शनि नहीं है हमारा, यूरेनस भी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है, जो वीनस और यूरेनस है ये क्या करते हैं, क्लॉकवाइज सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और सारे के सारे बाकी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ध्यान रखना आपको। सोलर सिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टू द पॉइंट जो है बातें की जाती हैं। अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, हमसे ये पूछा गया है। पहला दे रखा है उज्जैन उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार है। दूसरा है चंद्रगुप्त के विचारों को अर्थशास्त्र में लिखा गया था। तीसरा ऑप्शन है कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। और चौथा ऑप्शन है अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ये आप मुझे बताइए। तो आई होप अभी तक आपने बता दिया होगा। तो देखिए उज्जैन जो है हमारा दक्षिण से उत्तर की साइड जो प्रवेश द्वार है वो होता है उज्जैन। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम दे रखा है, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो चंद्रगुप्त ने जो है अर्थशास्त्र नहीं लिखी है। मैंने जब अपनी DSSB की वीडियोज़ बनाई थी तो मैंने उसमें बताया था कि किसने कौन सी बुक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने अर्थशास्त्र नहीं लिखी है, आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त जो हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले हैं, और चंद्रगुप्त के जो मंत्री रहे हैं चाणक्य, जिसे कौटिल्य कहा जाता है, उन्होंने अर्थशास्त्र जो है वो लिखा है। और उससे हमें जो है जो हमारा ये रहा है साम्राज्य, इसके बारे में हमें पता चलता है। तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि कौटिल्य ने लिखी है तो हमारी। अब देखो थर्ड यहाँ पर ऑप्शन है कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम है। तो कलिंग जो है वो बंगाल का प्राचीन नाम नहीं है, ये ओडिशा का जो है, यानी कि अभी वर्तमान में जो ओडिशा है हमारा, जैसे उड़ीसा कहते हैं ओडिशा, ये जो है उसका प्राचीन नाम है। यानी कि पुराने समय में जो उड़ीसा रहा है हमारा, उसे क्या कहा जाता था, कलिंग कहा जाता था। और इससे एक फैक्ट ये भी जुड़ा हुआ है आपका कि जो अशोक है उसने लास्ट जो अपना युद्ध है वो कलिंग में ही लड़ा था, और वहाँ पर इतने ज़्यादा खून खराबा देखकर अशोक ने युद्ध जो है उसे त्याग दिया, और सबको जो है धर्म की शिक्षा देने पर आ उतरे थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है कौन सी लिपि में, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में है, आपको ध्यान रखना है। तो ब्राह्मी लिपि यहाँ पर दे रखा है, मोस्टली ब्राह्मी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, और ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि जो तक्षशिला साम्राज्य की जो उत्तर पश्चिमी जो सीमा है उस पर था तक्षशिला, आपको ध्यान रखना, तक्षशिला था उत्तर पश्चिम पर, ना कि आपका जो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है उज्जैन। उज्जैन आपका उत्तर पश्चिमी सीमा पर नहीं है, तक्षशिला है उत्तर पश्चिमी सीमा पर। और अगर हम बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन जो है हमारे दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य जो है इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है, और उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। और कब की आप देख सकते हैं, चाणक्य और कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त के मंत्री रहे हैं, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने जो है अर्थशास्त्र जो नामक है पुस्तक, उसमें अपने विचार लिखे थे, और सलाहकार भी रही है, एक तरीके से गुरु भी रही है, सलाहकार भी रही है। चाणक्य कौटिल्य की वजह से जो चंद्रगुप्त है उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, आपको ध्यान रखना है। और कलिंग जो है, कलिंग हमारा जो उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम है, और अशोक ने कलिंग पर जो विजय पाने के बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क के संकीर्ण क्षेत्र को कहा जाता है। जब हमारा स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों मिल जाते हैं उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है।
तो पहला यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, दूसरा वातावरण यानी कि यहाँ पर एनवायरनमेंट दे रखा है, तीसरा यहाँ पर दे रखा है जैव क्षेत्र और इसे बोलते हैं इंग्लिश में बायोस्फीयर, और फोर्थ है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? आपको ध्यान रखना है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल जहाँ पर उपस्थित होते हैं उसे बायोस्फीयर कहा जाता है, यानी कि हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति के रूप में जाना जाता है, यानी कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज। तो यहाँ पर हमें दे रखा है फर्स्ट घूर्णन जिसे हम बोलते हैं रोटेशन, दूसरा है परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन, और तीसरा भस्म, और चौथा विकेंद्रता। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, दो चीज़ों से कन्फ्यूज़न होती है। जब हम पृथ्वी की गति की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें जो है दो चीज़ों से जो है हमें कन्फ्यूज़न होती है, घूर्णन और परिक्रमण। आज के बाद नहीं होगी। तो देखिए आपको अगर हिंदी में जो अच्छे से याद नहीं होता तो इंग्लिश में आप याद कर लीजिए वर्ड, क्योंकि हिंदी में कई बार इसके और भी नाम होते हैं। घूर्णन को हिंदी में दिन और रात भी कहते हैं, ठीक है, दिन रात की गति। और परिक्रमण को जो है एक साल जो है पूरा होता है पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना जैसे कि हम जब मंदिर में जाते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो हम मंदिर के चारों तरफ जो है घूमते हैं, उसको परिक्रमा कहते हैं। इसी तरीके से जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। एक लॉन्ग टाइम पीरियड जो है हमारा रेवोल्यूशन होता है, जिसमें एक तरीके से क्रांति भी कहा जाता है इसे, कि पूरा जो सूर्य की जो क्रांति वो करती है पृथ्वी, ठीक। घूर्णन जो होता है जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर, अपने अक्ष पर जो है अपना एक चक्कर पूरा करती है, उसे घूर्णन कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा दिन रात जो है वो होती है, यानी कि आज का जो दिन है उसमें भी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर क्या कर रही है, इस तरीके से पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है, तो उसे घूर्णन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है परिक्रमण की वजह से क्या होता है, यानी कि रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, जो क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं, हमारे मौसम परिवर्तन होते हैं, वो इसकी वजह से होते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है पृथ्वी की जो गति है दो प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। मैंने आपको बता दिया। घूर्णन जो होता है पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है गति करती है, अपनी एक्सिस पर जब जो पृथ्वी घूमती है, देखिए अपनी एक्सिस पर ये एक चक्कर पूरा किया है इसने, तो ये आपका घूर्णन कहलाएगा। और ये पूरा का पूरा जो चक्कर पूरा किया है सूर्य का, ये आपका क्या है, रेवोल्यूशन, यानी कि आपका जो परिक्रमण है वो कहलाएगा, ठीक। यही बात यहाँ पर बताई गई है। पृथ्वी की जो धुरी है वो एक काल्पनिक रेखा है, यानी कि हम जो है धुरी यानी कि एक्सिस की बात कर रहे हैं। पृथ्वी की जो ये एक्सिस होती है, हम कहते हैं ये इतने डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये जो एक्सिस होती है ये हमने अपनी तरफ से जो है डिसाइड की हुई है, आपको ध्यान रखना है। और ये अपने कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है, और पृथ्वी के गोल आकार होने के कारण एक बार में इसका आधा भाग ही सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि एक बार में सूर्य का प्रकाश इतने आधे एरिया में पड़ रहा है, और इसके बाकी का जो एरिया है पृथ्वी का, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर रात है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का प्रमुख पूछा गया है हमारा, तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा सरपंच, तीसरा यहाँ पर दे रखा राज्यपाल, और जो होता है महापौर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है फोर्थ महापौर, यानी कि मेयर। ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। और यहाँ पर हम जो नगर पालिका है या नगर निकाय है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 12वीं अनुसूची के तहत जो है इसे जोड़ा गया है संविधान में, और 12वीं अनुसूची जो है 1992 में जो हमारा 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो इसे जोड़ा गया। आपको ध्यान रखना, कई बार 1992 लिख देते, कई बार 1993 लिख देते, क्योंकि पूरा करते करते 1993 हो गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो 74वां संशोधन हुआ था, ये मेन है आपका ऑप्शन में। कभी भी 1992 और 1993 एक साथ नहीं देंगे। अब देखिए भारतीय जो संविधान की जो 12वीं अनुसूची है उसमें नगर पालिका की जो शक्तियां हैं, जो अधिकार है, जो जिम्मेदारियां हैं वो लिखी गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इस अधिनियम में ही भारत में जो नगर पालिका होगी इसको एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। पहले जो है स्टेट की मर्जी थी कि वो नगर पालिका बनाए ना बनाए, पर ये जो जब से 74वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद ये जो है कंपल्सरी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कालक्रमिक रूप से मुगल बादशाह का सही कर्म जो है बताया गया है? तो मुगल जो एम्पायर्स हैं उनका सही कर्म बताना है हमें। पहला ऑप्शन है यहाँ पर जहांगीर, अकबर, हुमायूं,
शाहजहाँ। दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ। तीसरा ऑप्शन है शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। चौथा ऑप्शन है अकबर, शाहजहाँ, हुमायूं और जहांगीर। इससे पहले ऑप्शन हम चेक करें, आपका ऑप्शन ये बी वाला ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको ये ट्रिक बता देती हूँ, आपको ध्यान रखना है, बादशाह। बादशाह बी से आपका यहाँ पर बाबर बन जाएगा, एच से हुमायूं, ए से हमारा अकबर, और फिर हम देखिए जे से हमारा जहांगीर, एस से शाहजहाँ और ए से हमारा औरंगजेब। आपको ध्यान रखना है, ये आपका कालक्रमणिक रूप से हम एक ट्रिक कह सकते हैं जिसे आप यूज़ करके जो है इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। और अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और मुझे पता है थोड़े से लंबे टाइम के बाद आपकी वीडियो आई है, बट इट्स ओके, आपको जो है टाइम मिलना चाहिए प्रिपेयर करने के लिए भी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, और साथ साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।